हेलो दोस्तों, आज आप हौसलों के सफर पर बीएन लहरी के हौसलों की कहानी का अंतिम भाग सुनेंगे। चुनौतियां स्वीकार करने वाला। सन 1947 में भारत आजाद हुआ। अंग्रेजी सरकार भारत छोड़ करके जा तो रही थी, पर अंग्रेज हुक्मरानों का मानना था कि उनके जाते ही देश की शासन व्यवस्था चरमरा कर गिर जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन ने गवर्नर जनरल का पद त्यागने से पूर्व लखनऊ से कानपुर की यात्रा की थी। तैनात पुलिसकर्मियों में से एक कांस्टेबल सावधान नहीं हो पाया था तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर जनरल से कहा था, इनका अभी से यह हाल है। आईजी पद का नया कार्यभार संभालने वाले लहरी साहब ने इस टिप्पणी को चैलेंज की तरह लिया। उस समय भारतीय पुलिस अपने संक्रमण काल में थी। ऐसे में जरूरी था कि पुलिस को पुनः संगठित ही नहीं, पुनः निर्मित भी किया जाए। इस पुनर्गठन का फायदा उठा करके उत्तर प्रदेश के कुख्यात डाकू जगह जगह हरकत में आ गए। उन्हें पकड़ने के लिए एक व्यापक अभियान छेड़ा गया। आगरा, इटावा, बदायूं, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर सभी इलाकों में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। तब तक बंटवारा भी हो चुका था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की समस्याएं भी जटिल थीं। उनके साथ पाकिस्तान में जिस प्रकार का व्यवहार हुआ था, उससे वे भयंकर आक्रोश में थे और शांत बैठना नहीं चाहते थे। पुलिस को कभी कभी तो बहुत ही कम समय के नोटिस पर ही प्रदेश के कई हिस्सों में एक साथ जाना पड़ता था। विभागीय लोगों की कमी महसूस होने लगी। समय पुनर्वलोकन का भी था। व्यवस्था कायम रखना वाकई बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इन्हीं हालातों में उस समय मेलों, त्योहारों के प्रबंध और सांप्रदायिक दंगों पर काबू पाने के लिए पीएसी की 11 बटालियनों का गठन किया गया। यही नहीं, हालांकि लहरी साहब के प्रयासों से राज्य सरकार ने आंतरिक कंपनी नियुक्त करने की मंजूरी भी दे दी। पीएसी में 11 बटालियनों के आधार पर 86 कंपनियां बनाई गई। इनमें से 50 को केवल प्रोन्नति ही नहीं किया गया, बल्कि आधुनिक प्रशिक्षण के साथ विकसित कर सुविधाओं से लैस भी किया गया। उन्हें रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया था। अपने गठन के 3 महीने के भीतर ही पीएसी बल ने काम भी करना शुरू कर दिया था। जल्द ही उत्तर प्रदेश पीएसी बल ने अपना लोहा देश भर में मनवा लिया और कई राज्यों से उनकी मांग होने लगी। सन 1952 में लहरी साहब की इस कोशिश का रंग पूरा निखर करके आया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी को ध्वज प्रदान करने लखनऊ आए। भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन को लगभग 50,000 लोगों ने एक साथ देखा। इस आयोजन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुक्त कंठ से उत्तर प्रदेश पीएसी बल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हर बार जरूरत पड़ने पर उत्तर प्रदेश पीएसी बल न केवल अपने प्रांत के लिए बल्कि हर उस प्रदेश की जरूरत के लिए खड़ा हुआ है जहां से मदद की गुहार आई हो। इनका काम अत्यंत सराहनीय रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे और पीएसी बल की इस उपलब्धि पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लहरी साहब को व्यक्तिगत बधाई भी दी। 1942 में उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पुलिस दल के वायरलेस विभाग की स्थापना हुई। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। बंटवारे के समय और उसके बाद भी अनेक मौके पर जब तार और फोन के खंभे उखाड़कर फेंक दिए जाते थे, रेलवे लाइनें क्षतिग्रस्त कर दी जाती थीं, तब इसी वायरलेस विभाग से पुलिस अपना काम कर पाती थी। अपने सीआईडी के कार्यकाल के दौरान लहरी साहब ने इस विभाग को बहुत करीब से समझा। उन्होंने इस विभाग को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखने दिया, बल्कि इसका इस्तेमाल इलाहाबाद और हरिद्वार के अर्ध कुंभ मेले में भी किया गया। खुद गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस सब व्यवस्थाओं के लिए लहरी साहब की प्रशंसा की। लहरी साहब ने 55 वर्ष की आयु में अक्टूबर 1953 में पुलिस सेवा से अवकाश प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय आईजी होने के साथ ही पीएसी का गठन और 12 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस चौकियों का निर्माण उनकी प्रमुख उपलब्धियों में शुमार है। उन्होंने ही इन चौकियों को वायरलेस सेवा से भी लैस कराया था। इसके अतिरिक्त फर्रुखाबाद पोस्टिंग के दौरान अद्वितीय साहस के लिए उन्हें पुलिस मेडल फॉर गैलेक्ट्री से भी नवाजा गया था। लहरी साहब का हमेशा से यह मानना रहा था कि अगर अधिकारियों और सरकार के बीच का तारतम्य अच्छा हो तो विभाग का काम करना, नए बदलाव लाना और सुधार कर पाना सरल हो जाता है। अधिकारियों को अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता मिलती है, जिससे वे समस्या से जूझने के लिए नए विकल्पों की खोज कर पाते हैं।
सेवानिवृत्ति के बाद भी लहरी साहब सक्रिय रहे और 1953 में लाल बहादुर शास्त्री के अधीन वे रेलवे सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। इस पद पर वे 1957 तक रहे। उन्होंने खुद लंबी यात्राएं की, रेलवे में सुरक्षा की जरूरतों को समझा और रेलवे सुरक्षा बल का गठन किया। इसके पश्चात 1959 से लेकर के 1962 तक वे हिंदुस्तान स्टील के सुरक्षा सलाहकार रहे। यहाँ उन्होंने कारखानों द्वारा की गई औद्योगिक प्रगति को समझा। इस दौरान उन्होंने आसनसोल, धनबाद, दुर्गापुर, चितरंजन और बोकारो जैसे शहरों को अपने सामने विकसित होते हुए देखा। 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया। ऐसे में उन्हें 1.5 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश शासन के सिविल डिफेंस का सचिव पद संभालने के लिए कहा गया। यह कार्य महत्वपूर्ण होने के साथ साथ चुनौतियों से भरा हुआ भी था। इस दायित्व की पूर्ति भी उन्होंने पूरी निष्ठा से की। होमगार्ड विभाग का गठन उन्होंने इसी दौरान किया। 1976 से 1968 तक वे उच्च स्तरीय रेलवे सुरक्षा योजना कमेटी के सदस्य रहे। एक बार फिर उन्हें बड़े शानदार तरीके से भारत दर्शन का अवसर मिला। उस समय उनके लिए खास वातानुकूलित कोच हुआ करते थे, जिसमें कई कर्मचारी उनकी खिदमत के लिए नियुक्त रहते थे। 1969 से लेकर के 72 तक वे भारत सरकार के शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के स्टडी ग्रुप में रहे। उनका काम था बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के विषय में गहन अध्ययन कर समाधान पर अपने विचार देना। उन्होंने स्टडी ग्रुप और उच्च स्तरीय कमेटी दोनों की ही रिपोर्टें तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। इन सरकारी कार्यों के अलावा लहरी साहब कई गैर शासकीय कार्यों में भी संलग्न रहे। वे 1953 से 1973 तक उत्तर प्रदेश स्काउट एंड गाइड संस्था के स्टेट चीफ कमिश्नर रहे। इस दौरान उन्होंने इलाहाबाद में भारत स्काउट एंड गाइड हाई स्कूल की स्थापना की। भारत स्काउट एंड गाइड हाई स्कूल इलाहाबाद के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक है। 1963 से 1971 तक वे संघ लोक सेवा आयोग के निमंत्रण पर विभिन्न सेवाओं के चयन इंटरव्यू बोर्ड में भी रहे। लहरी साहब ने अपनी जीवनी बिफोर एंड आफ्टर लिखी। उनका मानना था, जीवन में जब तक अपना काम आनंद के साथ किया जाए, उम्र आपको पछाड़ नहीं सकती। वे जीवन इसी फलसफे पर जीते थे कि आदमी उतना ही वृद्ध होता है जितना वह अनुभव करता है। जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने बागवानी, बच्चों के साथ हिलते मिलते और पढ़ने के शौक को जिंदा रखा। उन्होंने अपने सामने पूरी कानून व्यवस्था को कई बार बदलते देखा। अनेक बड़े बदलावों का वे खुद हिस्सा रहे और कई बार तो इन बदलावों की नींव भी उन्होंने स्वयं डाली। ऐसे अफसर समाज के सामने समर्पण और जिंदा दिली की नई मिसाल कायम करते हैं। ये ध्रुव तारा होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाते हैं। लहरी साहब ने पिछड़े और अव्यवस्थित समाज को कभी दोष नहीं दिया, बल्कि जो काम था, अपूर्ण था, उसे मुकम्मल करने में आजीवन लगे रहे। समाज के लिए जिए और अपने पीछे प्रेरणा का एक अविरल सोता छोड़ गए।